सर्वेभ्यो नमो नमः। बच्चों, संस्कृत व्याकरण में प्रत्यय प्रकरण के अंतर्गत अब तक हम लोगों ने कृदंत प्रत्यय, तद्धित प्रत्यय आदि को पढ़ा। उसी प्रकरण में आज हम लोग पढ़ेंगे स्त्री प्रत्यय। तो चलिए सबसे पहले समझते हैं कि स्त्री प्रत्यय कहते किसे हैं। वे प्रत्यय जिनके योग से पुल्लिंग शब्द स्त्रीलिंग बन जाते हैं स्त्री प्रत्यय कहलाते हैं। बच्चों, संस्कृत व्याकरण में कुछ प्रत्यय ऐसे होते हैं जिन्हें अगर पुल्लिंग शब्दों के साथ लगा दिया जाए तो वे पुल्लिंग शब्द स्त्रीलिंग बन जाते हैं और वैसे प्रत्ययों को स्त्री प्रत्यय कहा जाता है। स्त्रीलिंग शब्द दो प्रकार के होते हैं। पहला मूल स्त्रीलिंग शब्द, दूसरा प्रत्यय योग निर्मित स्त्रीलिंग शब्द। मूल स्त्रीलिंग शब्द ऐसे शब्द मूल रूप से स्त्रीलिंग ही होते हैं, जैसे रमा, लता, माला, मति, मातृ आदि। ऐसे शब्दों को बच्चों स्त्रीलिंग बनाने के लिए किसी प्रत्यय की आवश्यकता नहीं पड़ती है, ये मूल रूप से स्त्रीलिंग ही होते हैं। लेकिन जो प्रत्यय योग निर्मित स्त्रीलिंग शब्द होते हैं, ऐसे शब्द मूल रूप से पुल्लिंग होते हैं। उनमें स्त्री प्रत्यय लगाकर स्त्रीलिंग बनाए जाते हैं, जैसे अश्व से अश्वा, शिव से शिवा, एक से एका, सेवक से सेविका। यहाँ पर आप ध्यान देंगे कि अश्व, शिव, एक, सेवक ये सभी शब्द पुल्लिंग हैं। इनमें स्त्री प्रत्यय लगा दिया जाता है तो अश्व से बन जाता है अश्वा, शिव से शिवा, एक से एका और सेवक से सेविका, जो कि स्त्रीलिंग है। स्त्री प्रत्यय 8 प्रकार के होते हैं। टाप, डाप, चाप, गीप, गीश, गीन, ऊं और ती। ये कुल 8 प्रकार के स्त्री प्रत्यय होते हैं, जिन्हें पुल्लिंग शब्दों के साथ अगर लगा दिया जाता है तो वे पुल्लिंग शब्द स्त्रीलिंग बन जाते हैं। यहाँ पर टाप, डाप और चाप इन प्रत्ययों को लगाने के बाद अंत में बचता है केवल आ और बाकी सभी वर्णों का लोप हो जाता है। फिर गीप, गीश और गीन इन प्रत्ययों को लगाने के बाद अंत में बचता है ई, बड़ी ई की मात्रा। उंग प्रत्यय के अंत में बचता है उ और ती प्रत्यय के अंत में बचता है ती। यहाँ पर बच्चों आप लोगों को मैं बताना चाहूँगी कि ये यहाँ जो 8 प्रत्यय दिए गए हैं, इनमें से टाप और गीप ये 2 प्रत्यय काफ़ी महत्वपूर्ण हैं और आपकी परीक्षा में अधिकतर इन्हीं 2 प्रत्ययों के आधार पर प्रश्न पूछे जाते हैं। इसलिए इस वीडियो में हम लोग इन्हीं 2 प्रत्यय को आज पढ़ेंगे। तो चलिए एक एक करके इन्हें समझते हैं। सबसे पहले हम लोग देखेंगे टाप प्रत्यय। टाप प्रत्यय का एक सूत्र है अजाद्य तस् टाप। इसका तात्पर्य है कि अज आदि गण के अंतर्गत आने वाले आकारांत पुल्लिंग शब्दों में टाप प्रत्यय लगाकर स्त्रीलिंग रूप बनाया जाता है। यहाँ पर जो टाप प्रत्यय है बच्चों, टाप में ट हलंत और प हलंत का चुटु तथा हलंत्यम सूत्र से इत संज्ञा होकर तस् से लोपः से लोप हो जाता है और केवल आ शेष बचता है। आ यानी आ की मात्रा। अब टाप से कैसे वर्णों का लोप होता है, यहाँ पर आप ध्यान दें। टाप को अगर हम वर्ण विच्छेद करेंगे, तोड़ेंगे, तो होगा ट हलंत धन आ धन प हलंत। तो ट हलंत का चुटु से, चुटु एक सूत्र है जो कहता है कि यदि किसी प्रत्यय के आदि में च वर्ग या ट वर्ग आता है तो उसका लोप हो जाता है, यानी कि उसकी इत संज्ञा हो जाती है और बाद में तस्य लोपः से उसका लोप हो जाता है। तो टाप में यहाँ पर ट आया है आदि में, जो कि ट वर्ग का है।
और प हलंत का हलंत्यम सूत्र से, जो कि अंत में हलंत वर्ण आता है तो उसका लोप हो जाता है, तो इसकी भी इत संज्ञा होकर यह भी लोप हो गया। तो यहाँ पर बच गया केवल आ यानी आ की मात्रा। अब यहाँ पर आप देखिए कि आजादी गण के अंतर्गत आने वाले जो अकारांत शब्द होते हैं उसमें अगर आ की मात्रा लगाएंगे तो किस तरह से स्त्रीलिंग बन जाएगा। यहाँ पर देखिए अज, अज में अगर हम लगाएंगे टाप प्रत्यय तो टाप में केवल आ की मात्रा शेष बचेगी, तो अज में अगर आ की मात्रा लगाएंगे तो वो बन जाएगा अजा। उसी प्रकार एक धन टाप बराबर एक, श्वेत धन टाप बराबर श्वेता, अश्व धन टाप बराबर अश्व, सरल धन टाप बराबर सरला आदि, है ना। उसके बाद यहाँ पर कह रहा है बच्चों कि अगर किसी आकारांत पुल्लिंग शब्दों के अंत में अक आए तो अक के आ को ई बना दिया जाता है, यानी कि अक का इक बन जाता है, फिर टाप प्रत्यय लगाकर स्त्रीलिंग बनाया जाता है। जैसे यहाँ पर देखिए नायक, इसके अंत में आता है अक, नाटक अक, गायक अक, ये सब जो शब्द हैं इसके अंत में अक आता है, तो अक आता है तो अक को इक बना दिया जाता है। जैसे कि यहाँ पर आप देखिए नायक में दो जो यक प्रत्यय है, ये यक वर्ण है, उसको अगर हम यहाँ तोड़ेंगे तो हो जाएगा य हलंत धन अक धन टाप, तो अक का यहाँ पर बन गया है इक, इक बन गया। उसके बाद अगर हम इसको जोड़ते हैं बच्चों तो ये बन जाता है नायक धन टाप बराबर नायिका, क्योंकि टाप में केवल आ की मात्रा शेष बचती है, तो हो गया नायक धन टाप बराबर नायिका। उसी प्रकार नाटक धन टाप बराबर नाटिका, गायक धन टाप बराबर गायिका। तो इस तरह से अजादि गण के पुल्लिंग अकारांत पदों में टाप प्रत्यय लगाकर स्त्रीलिंग रूप बनाया जाता है। आगे है गीप प्रत्यय। गीप प्रत्यय का सूत्र है उगितश्च। उगितश्च सूत्र कहता है कि ऐसे शब्द जिनके बनने में उ री ली की इत संज्ञा होती है, यानी उक की इत संज्ञा होती है। उक एक प्रत्याहार है जिसमें वर्ण आते हैं उ री और ली, उसकी इत संज्ञा होती है, उसे उगित शब्द कहते हैं। यानी कि जिन शब्दों की आ उ री ली की इत संज्ञा होती है वैसे शब्द उगित शब्द कहलाते हैं। उगित यानी कि उक इत, जिनकी उक की इत हो जाती है, इत संज्ञा हो जाती है, तो वही उक बच्चों उग बन जाता है, क्योंकि आप सभी जानते हैं कि प्रथम वर्ण का तृतीय वर्ण हो जाता है, तो उक का उग होकर के बन जाता है उगित। तो यहाँ पर ध्यान दीजिएगा कि ऐसे शब्द जिनके बनने में उ री ली की इत संज्ञा होती है उसे उगित शब्द कहते हैं। और ऐसे शब्दों को स्त्रीलिंग बनाने के लिए गीप प्रत्यय का प्रयोग किया जाता है। गीप का लशक व तद्धिते से ग हलंत का और हलंत्यम से प हलंत की इत संज्ञा हो जाती है, और इत संज्ञा होने के बाद ग हलंत प हलंत का लोप हो जाता है और केवल ई शेष बचता है। जैसे यहाँ पर आप देखिए गीप, इसको अगर तोड़ेंगे तो होगा ग हलंत धन ई धन प हलंत, तो ग हलंत का लशक व तद्धिते सूत्र से लोप हो जाएगा, क्योंकि यह सूत्र कहता है कि यदि किसी प्रत्यय के आदि में आरंभ में ल श और क वर्ग आए तो उसका लोप हो जाता है। तो यहाँ पर देखिए अंगा आया है जो कि क वर्ग का है, तो इसलिए इसका लोप हो गया, और हलंत्यम से प हलंत का लोप हो गया, तो बच गया केवल ई। अब यहाँ पर देखिए पद बन रहा है भवत धन गीप बराबर भवती। ये जो भवत है यह उगित शब्द है। उगित शब्द कैसे है, चलिए यहाँ पर आप समझिए। भवत में यहाँ पर अगर हम करते हैं भा धातु में लगाते हैं डवतु प्रत्यय, तो भा धातु है डवतु प्रत्यय है, तो डवतु को अगर हम तोड़ेंगे
तो होगा ड हलंत धन अ, धन व हलंत धन अ, धन त हलंत धन उ। तो इसमें भी ये जो डवत्तु का जो प्रथम ड है, चुटु से इसका चुटु सूत्र जो है उससे इसकी इत संज्ञा हो जाएगी और इसका लोप हो जाएगा, क्योंकि चुटु कहता है कि किसी प्रत्यय के आदि में अगर च वर्ग या ट वर्ग हो तो ये ड है यानी कि ट वर्ग का है, तो उसकी इत संज्ञा हो जाती है और फिर तस्य लोपा से उसका लोप हो जाता है। तो ड हलंत का लोप हो गया। फिर उ जो है अंत में, इसका भी उपदेशीय अनुनासिक से इसका भी लोप हो जाएगा। तो यहाँ पर बच जाएगा बच्चों केवल अवत। और यहाँ पर जो भा है इसका आ भी लोप हो जाएगा। तो यहाँ पर बच जाएगा भ हलंत धन अवत, ये बन गया भवत। तो भवत जो है वह उगित शब्द है, क्योंकि यहाँ पर उ की इत संज्ञा हो रही है। तो उगित शब्द को स्त्रीलिंग बनाने के लिए गीप प्रत्यय लगता है, तो यहाँ पर गीप प्रत्यय लगाएंगे तो भवत से हो जाएगा भवती। उसी प्रकार श्रीमत धन गीप बराबर श्रीमती, पुत्रवत धन गीप बराबर पुत्रवती, बुद्धिमत धन गीप बराबर बुद्धिमती। अब चलिए आगे एक सूत्र है वयसी प्रथमे। यह सूत्र कहता है कि यदि वृद्धावस्था यानी कि वृद्धावस्था को छोड़कर अन्य अवस्थाएं विदित हों तो आकारांत शब्दों में गीप प्रत्यय लगाकर स्त्रीलिंग बनाया जाता है। तो यहाँ पर देखिए कुमार धन गीप, ये बन गया कुमारी, क्योंकि गीप का ई शेष बचेगा और कुमार में ई की मात्रा लगाएंगे तो कुमारी होगा। उसी प्रकार किशोर धन गीप बराबर हो गया किशोरी। आगे है ऋकारांत और नकारांत शब्दों को स्त्रीलिंग बनाने के लिए भी गीप प्रत्यय का प्रयोग किया जाता है। यानी कि जिन शब्दों के अंत में ऋकार आए, री आए, ऋकार से जिसका अंत हो और जिसका नकार से अंत हो, वैसे पुल्लिंग शब्दों को स्त्रीलिंग बनाने के लिए गीप प्रत्यय लगाया जाता है। जैसे यहाँ पर आप देखिए गंत्री धन गीप बराबर हो गया गंत्री। अब आप सोच रहे होंगे कि यहाँ पर तो री की मात्रा है, तो यहाँ पर गंत्री त्रा कैसे हो गया। चलिए इसे भी समझ लेते हैं। यहाँ पर आप देखिए गंत्री का अगर त्री को अगर हम तोड़ेंगे, वर्ण विच्छेद करेंगे तो हो जाएगा त हलंत धन री, और गीप का यहाँ पर हम ले लेते हैं ई, क्योंकि गीप का शेष बचता है ई। तो यहाँ पर री आया है बच्चों, री के बाद है ई। तो यण संधि का नियम है कि री के बाद अगर इससे भिन्न कोई स्वर आता है तो री का बन जाता है र हलंत। तो यहाँ पर देखिए री का बन गया र हलंत। अब इसमें अगर हम जोड़ेंगे गन ता हलंत धन र हलंत धन ई, तो ये बन जाएगा गंत्री। अब आपको समझ में आ गया होगा कि गंत्री धन गीप बराबर गंत्री कैसे बना। उसी प्रकार हंत्री धन गीप बराबर होगा हंत्री, कर्त्री धन गीप बराबर कर्त्री। ये तो हो गया ऋकारांत। अब देखिए नकारांत यानी कि जिसके अंत में न हलंत आए। जैसे यहाँ पर देखिए गुणिन धन गीप बन गया गुणिनी, क्योंकि गीप का ई ही शेष बचेगा, तो गुणिन में बड़ी ई की मात्रा लगाएंगे तो वो बन जाएगा गुणिनी। उसी प्रकार तपस्विन धन गीप बराबर तपस्विनी, मनोहारिन धन गीप बराबर मनोहारिणी। तो यहाँ पर बच्चों हम लोगों ने टाप और गीप प्रत्यय को पढ़ा। आशा है आपको समझ में आया होगा। अब आप इसका अभ्यास करें। अगले वीडियो में हम लोग कुछ और प्रत्यय को पढ़ेंगे। धन्यवाद।